नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4। मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। एनडीए की सरकार बन चुकी है, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अहम मंत्रालयों को जो बीजेपी ने अपने पास रखा है उससे नाइंसाफी हुई है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ, क्योंकि एनडीए की सरकार है और ऐसे में तमाम मंत्रालय बड़े बीजेपी के पास है। चेहरे बदले नहीं है, मंत्रालय नहीं बदले, लेकिन बढ़ा दिए गए हैं। तो शर्मा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे समझते हैं कि ये कैसा मंत्रालय का बंटवारा हुआ है जिसको लेकर विपक्ष घेरता हुआ दिख रहा है और कह रहा है कि झुंझुना हाथ पकड़ा दिया, यानी कि झुंझुना वाला मंत्रालय। बहरहाल चर्चा करते और समझते हैं कि क्या मंत्रालयों को लेकर आगे चलकर किसी तरीके की नाराजगी देखने को मिलेगी। बहरहाल तमाम मंत्रालय जाकर मंत्रियों ने कार्यभार संभाल लिया है, कामकाज करते दिख रहे हैं। शुरुआत मैं इसी से करती हूँ। शर्मा जी, जो मंत्रालय बांटे गए, इंतजार किया, महज एक दिन के बाद मंत्रालय बट गए हैं, क्या कुछ कहेंगे जो बंटवारा हुआ उसको लेकर? उम्मीद वही थी या फिर कुछ फेरबदल देखने को मिला? हमें उम्मीद तो खैर नहीं थी। हमें लग रहा था कि शायद ये नायडू साहब को और अपना नीतीश जी को कुछ ना कुछ तो वेटेज देंगे। अब इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम इनको वेटेज देने वाले नहीं। तो हमने आपसे 2-4 दिन पहले भी मुलाकात हुई थी। हमने यही कहा था ना कि ये सरकार 6 महीने में गिर जाएगी, तो उसकी शुरुआत हो गई है। अब इनका एरोगेंस जो है बिल्कुल ऊपर सर पर चढ़ के नाच रहा है कि नहीं, हमारे साथ ही हो, तुम हमें साथ भी दो, लेकिन हम तुम्हें देंगे कुछ नहीं। तो जाहिर सी बात है, जो है नायडू साहब और हमारे नीतीश बाबू साहब दोनों के सोनो आए तो इसी लालच में थे ना कि बढ़िया मंत्रालय मिलेंगे, मलाईदार मंत्रालय मिलेंगे जिन्हें कहा जाता है, अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, और वो इन्हें कुछ नहीं मिला। तो जाहिर सी बात है उनकी नाराज़गी होनी है, और वो होनी है तो जाहिर सी बात है फूट पड़नी है, और फूट पड़ेगी तो 6 महीने में सरकार जाएगी। ना तो फूट दिख रही है ना नाराजगी दिख रही है, बल्कि तमाम मंत्री जाकर कार्यभार संभाल चुके हैं। पहला विकेट तो गिर भी गया। आपने देखा केरल से सांसद उन्होंने इस्तीफा दे दिया, शायद आज ही दिया है उन्होंने। शुरुआत हो गई ना, एक एक ईंट करके निकलती है। बहुत पहले की बात है, आप छत्रपति शिवाजी महाराज थे, जब वो बार औरंगजेब से नहीं जीत पा रहे थे तो उन्होंने दिक्कत हुई। माता जी ने उनको खाना परोसा, खिचड़ी परोसी, उन्होंने सीधा हाथ बीच में डाल दिया, हाथ जल गया। तो उनकी माता जी ने बोला, ये क्या कर रहा है शिवाजी, ऐसे थोड़ी खाते हैं, साइडों से खाना शुरू कर तो तेरे हाथ नहीं जलेंगे। इसी बात से उसे इशारों में उनको समझा दिया था कि पहले आसपास की जो है उसको जीतना शुरू कर, फिर जाके औरंगजेब से भिड़। तो वही चीज़ है, आज एक सांसद गया, कल दूसरा जाएगा, परसों तीसरा जाएगा। अभी नीतीश बाबू पलटेंगे, फिर चंद्रबाबू नायडू पलटेंगे, फिर जीतन राम मांझी के खिलाफ तो सुर उठने ही होने शुरू हो गए बगावत के। ये वही जीतन राम मांझी है जिनके खिलाफ, जिन्होंने कभी कहा था राम काल्पनिक है, राम का क्या अस्तित्व है, राम को गालियाँ दी थी, और आज उन्हें मंत्रालय से नवाज दिया गया है। तो हालत से वही बदलने वाली है, बहुत जल्दी बदलेगी। और मैं कह रहा हूँ ना कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो अब ये बीजेपी पार्टी एंड कंपनी का विवेक मर चुका है। अविवेकी फैसले इन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। एक तरफ आप उनसे सहायता मांग रहे हो, एक तरफ आप उनसे समर्थन मांग रहे हो, दूसरी तरफ आप उन्हें वेटेज ही नहीं दे रहे हो। तो क्यों देंगे वो वेट? लेकिन जो मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है सर, इससे क्या छाप दिखाई दे रही है कि क्या बीजेपी मंत्रालय है या फिर एनडीए सरकार? क्योंकि सत्ता में तो एनडीए है। बीजेपी साफ दिख रहा है, बीजेपी मंत्रालय है, और बीजेपी के सारे जो मंत्री थे उन्हीं को रिपीट कर लिया गया है। उन्हीं को वैष्णव को वही दे दिया, और नितिन गडकरी साहब को वही दे दिया है, गृह मंत्री उन्हीं को बना दिया वापस, अमित शाह को। सारा का सारा वही है, एज यूजुअल जैसा था वैसा ही रिवाइंड कर दिया उन्होंने। लेकिन अब ये रिवीजन चलने वाला नहीं है, बहुत जल्दी चेंजेस आने वाले हैं, और शुरुआत हो चुकी है। शर्मा जी, सबसे ज़्यादा जो चर्चा चल रही थी सरकार बनने के बाद वो यही थी कि गृह मंत्रालय बदला जाए, और यहाँ के साथ साथ जो रेल मंत्रालय है वो भी नीतीश कुमार मांग कर रहे हैं, ऐसी चर्चाएं आ रही थी। लेकिन दोनों ही बदल गए, दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। अभी तक तो कोई भी मांग नहीं उनकी पूरी की। उन्होंने कहा था बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाए, उसकी भी घोषणा नहीं करी। रेल मंत्रालय में नहीं दिया। अभी तक कुछ भी उनके हाथ में ऐसा नहीं है जिसे वो मान लें कि हाँ हमारी इन्होंने इज्जत रख ली है। तो जाहिर सी बात है, ये तो राजनीति का खेल ही ऐसा है, जो जाएगा वो लालच में ही जाता है। अगर उनका लालच पूरा नहीं हो रहा तो वो भागेंगे तोड़ के। जिसलिए हम बार कहते हैं 24/12/2024 इनकी लास्ट डेट है, एक्सपायरी डेट है इस सरकार की। और वो भी इस वजह से क्योंकि जुलाई में एक बार हर हालत में इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके ही आना है। जब वो पास हो जाएगा तो 6 महीने, तो फिर उसके बाद कुछ होता नहीं। तो वो 6 महीने जो कटेंगे वो इसी तरह से कटेंगे, बस इसके बाद कुछ नहीं इनके पास। एक्सपायरी डेट दे रहे हैं, हालांकि देखना होगा कि कब तक चलती है सरकार। लेकिन मुद्दों पर फिर से आ जाते हैं सर, मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन अभी भी पेच जो फंसा हुआ वो टीडीपी ने जो स्पीकर पद की मांग की थी। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर दाल गल जाएगी, या फिर इस बार भी झुंझुना हाथ लगने वाला जैसा विपक्ष कम लग रही है? क्योंकि सर बीजेपी की जो नीयत है वो ये होती है कि दूसरी पार्टी को अपने साथ शामिल करके, और फिर उसके बाद उनके सांसद या विधायक तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल करने की। अगर ये टीडीपी के पास जो है, नायडू साहब के पास स्पीकर का पद आता है, तो जाहिर सी बात है वो उन्हें योग्य घोषित नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ इस मामले में खेला होगा। तो वो चाहते हैं कि वो पद उनको ना मिले। अगर उनके पास पद मिल जाएगा तो वो उन्हें अयोग्य घोषित करने की, योग्य घोषित करने की जो जिम्मेदारी है वो उनके नायडू साहब के पास आ जाएगी, और जो कि बीजेपी कभी नहीं चाहेगी। क्योंकि बीजेपी का इतिहास ये रहा है कि दूसरी पार्टी को तोड़ फोड़ के अपनी पार्टी में मिलाना और सब पार्टी को बर्बाद करना। आज देखो कहाँ है अकाली दल, कहाँ है?
महबूबा मुफ्ती के साथ पीडीपी के साथ इन्होंने गठबंधन करा, कहाँ है, ख़त्म है। उसके बाद इन्होंने उसके कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन करा, कहाँ है, ख़त्म है। सब पार्टियाँ एक एक करके गायब हैं, सब सिरे से ख़त्म हो चुकी हैं। उनके विधायकों को तोड़ लिया या उनके एमपीज़ को तोड़ के अपने में मिला लिया। तो इनकी राजनीति तो हर कोई जानता ही है। तो इसलिए हो सकता है कि अभी ये उस पर भी शायद सर्वसम्मति से फैसला ना हो पाए। 10 साल की सत्ता की बात करते हैं। बीजेपी 10 सालों से बहुमत में थी और इस बार एनडीए की सरकार है। सर, तमाम वो चेहरे रिपीट किए गए जो बड़े चेहरे थे, बड़े मंत्रालय थे। क्या कोई और योग्य नहीं है जो मंत्रालय को संभाल सके, या फिर जो माफ कीजिएगा, जो एनडीए अलायंस के घटक है, दल है, उनमें काबिलियत नहीं थी कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती थी? बिल्कुल है, काबिलियत है, क्यों नहीं है, लेकिन ये लोग जिम्मेदारी देंगे थोड़ी, ये जिम्मेदारी नहीं देने वाले। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो जो चीज़ें हो रहा है ना वो बहुत अच्छा हो रहा है। इन्होंने उसी मंत्रिमंडल को रिपीट करा है कि जो मंत्रिमंडल इनका फेलियर है। निर्मला सीतारमण सबसे बड़ी फेलियर, अर्थशास्त्री होने के बावजूद भी उनके जो पति हैं उन्होंने उनकी पोल खोल के रख रखी है, जिसकी वजह से उन्होंने चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया था। अजनबी वैष्णव सिर्फ माथे पे एक टैग लगा के चलते हैं वंदे भारत ट्रेन का। उसके बाद दूसरी ट्रेनों की क्या हालत है, ट्रेनों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर उनका जवाब नहीं आता। ट्रेनों में सीट नहीं मिलती, उस पर जवाब नहीं आता। 3 टियर AC 2 टियर AC में दुनिया घुस जाती है, गेट खोल खोल के घुस जाती है। जो अपने बुकिंग कराने वाले हैं वो परेशान हो के जाते हैं, उस पर उनकी आवाज़ नहीं खुलती। तमाम उनकी जो भर्तियां हैं वो उन्होंने सारी रोक रखी हैं, उन पर उनकी जबान नहीं खुलती। तो अच्छा है, आपने उन्हीं को काम दिया, वो उसी पर ढर्रे से काम करेंगे, जनता में मैसेज जाएगा, जनता बची कुछ भी इनको उखाड़ के फेंकेगी। तो क्या माना जाए कि बीजेपी ने अपने जो सहयोगी दल है उनके साथ बराबरी का सलूक नहीं किया, और अगर नहीं किया तो उसके पीछे कहानी क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या अभी आगे चलकर बहुत कुछ है? मोदी जी और अपने अमित शाह जी का अहंकार। सिर्फ अभी भी लोगों ने चरण चुम्बक जो है इनके पत्रकार और पत्तलकार जिसको जो कहा जाता है, उन्होंने ये भ्रम बना रखा है कि मोदी 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 सब कुछ है। जितनी भी सीटें हैं वो भी मोदी जी के भरोसे ही आई हैं। अभी भी उनके दिमाग में ये चीज़ डाली जा रही है कि जो भी हुआ है ये मोदी मैजिक है। अरे मोदी मैजिक होता तो फिर अपने 1.5 लाख सीटों से वोटों से कैसे जीतते मोदी जी? पिछली बार 7.5 लाख और इस बार 1.5 लाख, 6 लाख वोटों का तो हेरफेर हो गया ना सीधा सीधा। दिखा दी जनता ने आपको औकात। राम नाम पे चुनाव लड़ा था, राम नाम का पूरा सर्किट इन्होंने फेलियर कर दिया आपका। पूरे सर्किट के फ्यूज उड़ा दिए राम नाम के सर्किट के। रामेश्वरम हार गए, चित्रकूट हार गए, अयोध्या हार गए, नासिक हार गए, त्र्यंबकेश्वर हार गए, रामेश्वरम हार गए, सब जगह से फ्यूज उड़ा दिया जनता ने। लेकिन अभी पत्तलकार जो है वो इसी बात में लगे हुए, नहीं मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। और मोदी जी शायद ये सोचे बैठे कि मैं हूँ, सब कुछ हूँ। बहुत जल्दी हवा निकलने वाली। RSS का आप देखो, विरोध में बयान आने शुरू हो गए। 1 साल से RSS का या बीजेपी का कोई बयान नहीं था मणिपुर मसले पर। अब 1 साल बाद मणिपुर के मसले पर मोहन भागवत जी को याद आ रही है, मणिपुर पे बोल पड़े वो। अब जाके उन्हें मणिपुर की बहन बेटियों की याद आ रही है। अब वो राजधर्म की शिक्षा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इन्होंने अभी इलेक्शन से पहले ही कहा था हमें RSS की ज़रूरत नहीं है। अब RSS इन्हें दिखाएगा कि तुम्हें वास्तव में ज़रूरत किसकी है या किसकी नहीं है। इनकी पेरेंटल पार्टी जो इनकी जड़ है वो तो RSS ही है। RSS जड़ थोड़ी उखड़ी है। आप अपने टॉप पे जाके सोच लें कि मैं हीरो बन गया, जड़ी उखड़ जाएगी तो टॉप कहाँ रहेगा? और साथ ही मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं सर कि जो अहंकार है वो कभी सेवक नहीं हो सकता। तो किसको अहंकारी कह रहे हैं, किसको सेवक कह रहे हैं, किसको इशारों में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी जी अपने आप को क्या कहते हैं? मैं प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हूँ। प्रधान सेवक, तो जाहिर बात है इशारों उन्होंने कह दिया। समझदार लोग सब समझ जाते हैं, राजनीतिक भाषा वाली जो समझते हैं उनको सबको पता है कि किसके बारे में कहा गया है, अहंकारी किसको कहा गया है। और जैसे कि मैंने भी बताया कि इन्होंने इलेक्शन के दौरान ही बोला था हमें RSS की ज़रूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हमें RSS की तुम्हें ज़रूरत नहीं, हम दिखाएंगे क्यों कौन हो। RSS के सबसे बड़े फेस नितिन गडकरी साहब, अभी पीछे आपने मीटिंग में देखा होगा, सारे के सारे बैठ के तालियां बजा रहे थे, तबला बजा रहे थे टेबल्स पे, और गडकरी साहब आराम से हाथों में हाथ मेरी तरह बैठे हुए थे। ना उन्होंने इधर देखा ना इधर देखा, आराम से बैठे रहे। सारे के सारे मोदी जी आए सब खड़े हो गए, गडकरी साहब बैठे रहे। RSS के बहुत बड़े फेस हैं वो, मजाक नहीं है उनका। अगर इस तरह से बिहेव अगर वो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं RSS की नाराज़गी है, और ये नाराज़गी ने बहुत महंगी पड़ने वाली है। टेंशन बढ़ गई बीजेपी खेमे में, पूरी बड़ी है। अभी तो उनके पास मोदी जी ने पता चला हमें कि 2 नए मोबाइल खरीदे हैं। अभी तो उन्होंने एक मोबाइल नायडू साहब के लिए, दूसरा मोबाइल नीतीश बाबू साहब के लिए। अभी तो रोज़ सुबह शाम उनके यही चलते हैं, मेले बाबू ने खाना खाया, मेले बाबू ने पानी पिया, मेले बाबू को गर्मी तो नहीं लगी, मेले बाबू का AC चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी तो उनका ये 2 दिन में ये भी हालत ख़राब होने वाली है उनकी, दोनों मोबाइल में। जी इस पर सवाल करूंगी, लेकिन उससे पहले हम आ जाते हैं जो आप कह रहे हैं कि NDA सरकार बन चुकी है और अहंकारी तरीके की बात आप कर रहे हैं। लेकिन सर सरकार भी बन गई है, मंत्रालय भी बढ़ चुका है, बावजूद इसके अभी भी आपको क्यों लगता है कि सरकार गिर जाएगी? बैसाखी वाली सरकार है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, यहाँ तक कि कार्यभार भी संभाल लिया गया है। बिल्कुल, देखिए इमीडिएट तो एकदम से इफेक्ट नहीं होता ना कि आज लिया और कल ही गिर जाएगी, ऐसा नहीं होता। और ये देखिए सारे के सारे आज अखबार में छपे हुए सबूत इनके नाराजगियों के और सबके, ये रे जिनकी इन्होंने बात करी थी मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी, वो नहीं इन्होंने दी। और इसके बाद कई सांसद पहली बार जीत कर बने मंत्री। दूसरी बात ये आ गया बयानबाजी से बाहर आकर समस्याओं पर ध्यान दे, मोहन भागवत साहब का बयान ये रहा। उसके बाद अजीत और शिंदे गुट की नाराज़गी वो कायम है।
तो गिरने वाली तो है ही सरकार, एक दिन नहीं, 2 दिन या 2 दिन नहीं, 4 दिन। और मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि 6 महीने इसलिए चलेगी क्योंकि जुलाई में सत्र प्रारंभ होगा, तब तक इनकी चलती रहेगी आपस में फैसलेबाजी। अगर कुछ फैसला हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो एक बार ये अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, उसे पास करा लेंगे तो 6 महीने अपने आप को सिक्योर कर लेंगे बस। और उसके बाद हर दिल्ली की सियासत से प्रभावित होने वाली है महाराष्ट्र की सियासत, क्योंकि अजित गुट हो या फिर शिंदे गुट हो, बिल्कुल जी, बिल्कुल है, हर हालत में प्रभावित होने। सरकार बदल जाएगी। जी जी, बिल्कुल बदलेगी। 24/12/2024 सरकार की एक्सपायरी डेट है ही है। और आने वाले अभी टाइम में चुनाव है हरियाणा में कांग्रेस अपना इनका सुपड़ा साफ करेगी। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में इनका कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी जो है वो इनका सुपड़ा साफ करेंगे। तो उसके बाद बचे कुछ दल जो है वो भी इनके प्रमामंडल से बाहर आ जाएंगे। उन्हें दिख जाएगा कि अब बीजेपी में दम नहीं है, अब निकलो यहाँ से। नीतीश कुमार पर आते हैं, चर्चाएं तो वहाँ पे कई चल रही थी मंत्रालयों को लेकर भी, कभी पीएम मोदी के पैर छूते भी दिखाई दिए, नाराजगी फिर भी नजर नहीं आ रही। इंडिया अलायंस वाले क्या भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एनडीए में फूट पड़ सके, क्योंकि झुनझुना मंत्रालय का ये टिप्पणी कर वो बात कर रहे हैं। देखिए, जो नेता जो होते हैं ना, वो अभिनेताओं से भी बड़े अभिनेता होते हैं। हर नेता की आप हिस्ट्री उठा के देख लो, सबसे बड़े अभिनेता जो है आपको मिलेंगे वो नेताओं में ही मिलेंगे। जो हमारे अमिताभ बच्चन साहब हुए, बड़े बड़े जो दिलीप कुमार साहब हुए, अभिनेता ये तो नाम मात्र के अभिनेता हैं, लेकिन वास्तविक अभिनेता जो है वो सारे नेता होते हैं। उनकी भाव भंगिमाएं और उनके जो एक्शन होते हैं वो किसी के समझ में नहीं आते। आज नीतीश जी ऐसा लग रहा है कि नाराज़ नहीं, लेकिन अंदर खाने से कितने नाराज़ हैं। अभी कुछ दिन पहले यही नीतीश जी थे, मैं मर जाऊंगा लेकिन एनडीए में नहीं जाऊंगा, बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा। अमित शाह जी इसी बात को कह रहे थे, नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए, और अब उन्होंने दरवाजे भी खोल दिए, उनकी नाराज़गी भी दूर हो गई। तो ये तो चलता रहता है, इनका आपस में कुछ नहीं है। अभी आपने देखा होगा तेजस्वी यादव और नीतीश को एक ही फ्लाइट में आए थे साथ में, जबकि दोनों में इस वक्त 36 का आंकड़ा है। तो ये तो सबसे बड़े अभिनेता हैं, इनकी एक्टिंग दुनिया देखती है और हम भी देखते हैं, आप भी देखते हो, सभी देखते हैं। अब इनकी एक्टिंग का भी भांडा फूटने वाला है बस। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर, लगातार यही विपक्ष भी या जनता के बीच में भी सवाल बना हुआ है कि आखिर गठबंधन वाली सरकार कैसे चलाएंगे नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनको आदत है बहुमत सरकार चलाने की। लेकिन सर पहले भी गठबंधन की सरकारें चली हैं, ये पहली बार तो ऐसा नहीं होगा, तो फिर क्यों आशंकाएं लगाई जा रही हैं कि सरकार बीच में ही गिर जाएगी, कार्यकाल पूरा नहीं कर। मानता हूँ पहले भी गठबंधन की सरकारें चली हैं, हमारे नरसिंह राव जी ने, उन्होंने भी चलाई थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार भी गठबंधन से चली थी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की भी सरकार गठबंधन से, पर कम से कम वो नेता अहंकारी तो नहीं थे, दूसरों को सपोर्ट तो देते थे, दूसरों की इज्जत तो करते थे। वो अहंकार में डूबे हुए नेता तो नहीं थे ना, कम से कम दूसरों की बात सुनी जाती थी, दूसरों की बात को वैल्यू दी जाती थी, और गठबंधन की सरकार में पूरा प्रतिनिधित्व दिया गया, सबको बराबर हिस्सेदारी दी गई, तो इस हिसाब से वो चलती थी। अब आज की डेट में क्या है, सारा का सारा मीडिया और उन्होंने जगत में मोदी में बना रखा है। तो एक आदमी को जब जरूरत से ज़्यादा आप हाईलाइट कर दोगे तो जाहिर सी बात है उसका पतन भी निश्चित होता ही होता है। अब ये मोदी जी का पतन की राह शुरुआत हो चुकी है, जो कि जनता ने उन्हें दिखाई दिया। काशी में अगर वो, मैं साफ कहता हूँ, 16 निर्दलीयों के नामांकन वापस नहीं होते और श्याम रंगीला का वापसी नहीं होता, तो हर हालत में मोदी जी अपनी काशी भी हारे बैठे थे जी। प्रयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सरकार वक्त से पहले गिर जाए। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, लेकिन मंत्रालय बंटने के बाद सवाल यही बन रहा है कि क्या पीएम मोदी ने अपने सहयोगियों के साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि बड़ा मंत्रालय एक भी सहयोगी दल को नहीं मिला। अब आगे क्या कुछ होता है, क्या इसमें फूट देखने को मिलेगी, नाराजगी बढ़ती जाएगी, तमाम चीज़ों पर नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।